हेलो चिल्ड्रन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको कई सारे तरीके बताए थे कि अगर एंगल्स गिवन हैं तो साइन आई बाई साइन आर करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास स्पीड गिवन है तो स्पीड का रेशियो निकाल के फाइंड कर सकते हैं। वेवलेंथ गिवन है तो वेवलेंथ से फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि हमने फाइंड कर लिया तो क्या इसकी कोई यूनिट होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, आज बता देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। नो यूनिट। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हम देखें तो इट्स अ रेशियो। अगर हम वेलोसिटी का रेशियो देखें तो v अपॉन वी, वेलोसिटी सॉरी c अपॉन वी हम लिखते हैं ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर v अपॉन वी क्यों लिख रहे हैं। तो c अपॉन वी का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो नो यूनिट। अगर हम कहें कि वेवलेंथ का रेशियो, तो वेवलेंथ का रेशियो भी वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ, दोनों की यूनिट फिर से कैंसिल, नो यूनिट। एंगल्स का रेशियो तो भी कोई यूनिट नहीं, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, फिर से दोनों कैंसिल, यूनिट्स कैंसिल, तो कोई यूनिट नहीं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। सो फॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम देखते हैं, पहला फैक्टर लिखा हुआ है नेचर ऑफ मीडियम, या हम कहें ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो आपको बच्चों एक चीज़ मैं पहले बता चुका था कि मोर इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मोर इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर स्पीड कम हुई, देखिए c बाई वी, अगर डेंसिटी ज़्यादा हुई तो स्पीड कम हो जाएगी किसी भी मीडियम में, और अगर स्पीड कम हुई तो डिनोमिनेटर वैल्यू हमारी कम हो जाएगी और ऊपर का c वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो जैसे ही डिनोमिनेटर वैल्यू कम हुई वैसे ही क्या होगा कि ये पूरा का पूरा रेशियो वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए देखो कहा गया है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू विल ऑल्सो बी मोर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। अब देखो ये चीज़ बड़ी ही टेक्निकल लिखी हुई है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वैक्यूम या एयर के बारे में। अब इसको कैसे समझा देते हैं। देखो ये एक सरफेस है ना, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ऊपर है एयर, नीचे है ग्लास, ये हमने मान लिया। अब लाइट रे एयर से ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुंची? ग्लास में। इसका पाथ चेंज हो गया, पाथ जो है वो चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया साइन आई और साइन आर, रेशियो निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। अभी एयर के रिस्पेक्ट में ही हम वाटर ले लें, एयर के रिस्पेक्ट में क्या ले लें? वाटर ले लें। तो क्या होगा? इसी साइन आई के लिए सेम एंगल अगर हम बनाते हुए यहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक करते हैं तो वाटर के अंदर एंगल आर सेम नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल आर बदल जाएगा, है ना। तो किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए अगर हम देखें तो अगर मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइन आर जो है वो कम हो जाएगा।
है ना, साइन आर ये डिनोमिनेटर जब कम होगा तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी हो जाएगी. सो मोर इज द डेंसिटी, मोर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेस इज द डेंसिटी, लेस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है तो यहाँ आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी. तो साइन आई तो उतना ही है, आर बड़ा हो गया, साइन आर बड़ा हो गया, तो क्या होगा, ये रेशियो थोड़ा सा कम हो जाएगा. है ना, इस चीज़ को ध्यान से समझे रखिएगा, याद रखिएगा. ठीक है. दूसरा फैक्टर आता है फिजिकल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर. तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब ऐसा क्यों भाई? तो एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर टेम्परेचर हम बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं, सपोज द टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम, ग्लास मीडियम, उसको हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, उस ग्लास मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. और अभी अभी आपने पढ़ा है कि मोर इज द डेंसिटी मोर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मोर इज द डेंसिटी मोर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीजेज. अगर ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा है हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. तीसरा जो यहाँ पे दे रखा हुआ है फैक्टर, वो है कलर और वेवलेंथ. अब देखो इस चीज को भी समझ लो, चाहे हम कलर ऑफ लाइट कहें, चाहे हम वेवलेंथ ऑफ लाइट कहें, दोनों एक ही चीज है. वेवलेंथ और कलर में क्या रिलेशन है कि कलर हम एक सब्जेक्टिव क्वालिटी कहते हैं. ठीक है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी ऑफ लाइट होती है, सब्जेक्टिव कैरेक्टर ऑफ लाइट कह सकते हैं. और वेवलेंथ क्या है, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर ऑफ लाइट है. इसका मतलब जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ चेंज होती रहती है उसका कलर बदलता रहता है. जैसे हमने यहाँ पे कहे विबग्योर, विबग्योर, तो इसमें वॉयलेट जो है उसकी वेवलेंथ है करीब करीब 4000 एंगस्ट्रॉम, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम. तो आप देख रहे हो विबग्योर जैसे जैसे हम 4000 एंगस्ट्रॉम से बढ़ते हुए 8000 एंगस्ट्रॉम में जा रहे हैं, वैसे वैसे कलर भी चेंज होता जा रहा है ना. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वेवलेंथ और कलर एक ही चीज़ होती है, बस कलर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, और वेवलेंथ कैलकुलेट होती है, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. तो यहाँ कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ध्यान रखिएगा. सिंपल सी बात है, अगर वेवलेंथ कम होगी तो मीडियम में लाइट की स्पीड भी कम होगी, है ना. क्योंकि आपने पढ़ा है कि v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो वेलोसिटी और लैम्डा दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए. तो अगर वेवलेंथ कम है तो वेलोसिटी भी कम होगी, और वेलोसिटी अगर कम है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, यानी जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन वैल्यू है वो बढ़ गई अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो. इज दैट क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा, है ना. ओके, अब आते हैं एक नए टॉपिक पे. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा. दिस इज अ सेपरेटिंग सरफेस. ये हम कह सकते हैं कि ये एक एयर ग्लास इंटरफेस है. ठीक है, ये क्या है, एयर ग्लास इंटरफेस. ओके, ध्यान रखिएगा. एयर ग्लास क्यों कहा है, क्योंकि लाइट एयर से ट्रैवल होते हुए ग्लास में जा रही है, ये आपको दिख रहा होगा. तो दिस इज एयर ग्लास इंटरफेस. तो ये ऑब्वियसली ग्लास सरफेस है, इसके ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है. अब मान लेते हैं
कि यहाँ पर हमने रखी एक टॉर्च और उस टॉर्च को नॉर्मल से, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल जो होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो हमने टॉर्च से एक बीम ऑफ लाइट पास करी जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रहा है नॉर्मल से। तो ऑब्वियसली जब वो लाइट ग्लास में एंटर करेगी तो बेंड हो जाएगी। अब वो लाइट देखो बेंड हो गई, बेंड हो गई तो उसी नॉर्मल से उसने जो एंगल बनाया वो बनाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। हम कहाँ थे? हम एयर में थे। हमने टॉर्च को ऑन किया, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कराई और वो बीम ऑफ लाइट यहाँ पर ये एंगल बनाते हुए ग्लास के अंदर एंटर हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम खुद भी उठ के कहाँ पे? ग्लास के अंदर। हम आ गए ग्लास के अंदर। अब यहाँ से हमने टॉर्च को ऑन किया, बीम को इसी रास्ते से यानी इतना ही एंगल बनाते हुए बीम को हमने पास करने दिया। तो हम क्या देखेंगे? हमें दिखाई देगा कि यही बीम ऐसे जब एंगल आर बनाते हुए ग्लास सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो एयर पे उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा? एंगल आई के इक्वल। समझ में आया? फिर से बता देते हैं कि अगर हम ग्लास के अंदर आ गए और टॉर्च यहाँ रखी हमने और हम टॉर्च को ऑन करके लाइट बीम को हम पास कर रहे हैं कुछ ऐसे कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाए? एंगल आर के इक्वल। यहाँ पर लाइट ऐसे जा रही है तो ये जो हमारा एंगल था ये इस कंडीशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास के अंदर किसके इक्वल बना रहे हैं? एंगल आर के इक्वल बना रहे हैं, तो लाइट रे जब बाहर निकलेगी तो वो इतना ही सेम एंगल बनाते हुए बाहर निकलती है, यानी उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? एंगल आई हो जाएगा, है ना? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि path of light is reversible for given pair of media। अगर हम यहाँ से लाइट को इधर पास कर रहे हैं और उतने ही एंगल से इधर से पास करें तो फिर से रिट्रेस कर देगी अपने पाथ को, उसी पाथ पे वापस चले जाती है। तो इसका मतलब पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, चलो अच्छा, थोड़ी देर इस डायग्राम को ठीक से देखो और मैं फिर से इसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। एयर से ग्लास में लाइट गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना एंगल आर। लाइट जब ग्लास से एयर में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना एंगल आर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना एंगल आई। ठीक है, भूलना नहीं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। इन द अबव डायग्राम कहा क्या गया है? व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो बताओ भाई ये क्या लिखा है? दिस इज ए म्यू जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लाइट कहाँ से जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जो एयर में बना हुआ एंगल है उसकी साइन वैल्यू न्यूमरेटर बनेगी, जो ग्लास में बना हुआ एंगल है उसकी साइन वैल्यू डिनोमिनेटर बनेगी। तो क्या बना? साइन आई बाई साइन आर। ये देखो, एयर में बना हुआ एंगल आई है, ग्लास में बना हुआ एंगल आर है। तो एयर में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू को हमने न्यूमरेटर बनाया और ग्लास में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू को डिनोमिनेटर बनाया। ठीक है, अब इसी तरीके से लाइट रे जब ग्लास से एयर में जाएगी तो हम क्या कर रहे हैं? जी म्यू ए। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब बताओ क्या होगा? ग्लास में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू ऊपर आ जाएगी
और एयर में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी ये रेशियो बन गया साइन आर अपॉन साइन आई। समझ में आया? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो लाइट रे पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आया साइन आई अपॉन साइन आर। एंड लाइट रे पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आया साइन आर अपॉन साइन आई। तो अगर हम दोनों रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए म्यू जी को जी म्यू ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो कि ए म्यू जी की वैल्यू है ना, और साइन आर अपॉन साइन आई जो कि जी म्यू ए की वैल्यू है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन आर कैंसिल, साइन आई कैंसिल, आंसर आ गया 1। इससे हम एक चीज़ ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है किसी रिस्पेक्टिव मीडियम से, तो उसका ऑपोजिट जो होता है वो रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, जैसे कैसे आता है, जैसे उन्होंने कह दिया फाइंड जी म्यू ए इफ ए म्यू जी इज 4/3। ध्यान दीजिएगा, ए म्यू जी गिवन है, जी म्यू ए पूछा गया है, तो सिंस ए म्यू जी इज 4/3 एंड जी म्यू ए इज 1 अपॉन ए म्यू जी, देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स हुआ ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करने पे हमें पता चल गया कि 1/a/μg इज 1/4/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, यानी 3/4। अब बात ये आती है कि आप अपने आंसर को 3/4 पे नहीं छोड़ेंगे। यू विल नॉट लीव योर आंसर इन 3/4। वाई? बिकॉज council says you will get marks only if you are writing your answer in decimals, not in fraction. Okay, so you need to convert this in decimal. आप 3/4 को सिंपली कन्वर्ट कर दीजिए 0.75 में, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, कहीं ये तो नहीं आ रहा दिमाग में कि ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई? हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा नहीं हो सकता। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वो भी ग्लास के रिस्पेक्ट में। और एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में होता है? वैक्यूम के, है ना। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। तो ये हो गया हमारा 0.75 नो यूनिट। ओके, नया टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ब्लॉक। अच्छा, ग्लास ब्लॉक जो मैंने लिखा है, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं लिखते, सिंपली ग्लास ब्लॉक लिख देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लास ब्लॉक भी लिख दिया है। तो ध्यान रखना कि इवन इफ ग्लास ब्लॉक इज रिटन यू विल कंसिडर इट रेक्टेंगुलर शेप। ओके, ध्यान रखिएगा। चलो भाई, हमने ले लिया यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, ABCD, ये हमारा ग्लास ब्लॉक है। अब हम इससे कराएंगे रिफ्रैक्शन। तो शुरू करते हैं। क्या किया हमने, एक लाइट रे PQ, ये PQ लाइट रे है, इसको हमने स्ट्राइक कराया ऑन सरफेस AB। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो हमें मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, इस इंसिडेंट लाइट रे का जो एक्चुअल पाथ है उसको हमने डॉटेड लाइन से आगे कंटिन्यू रखा है। ध्यान रखिएगा, ये M तक आगे कंटिन्यू हो गया है, यानी PQ देन Q to M इंडिकेट्स द इंसिडेंट पाथ ऑफ लाइट रे। ओके, ध्यान रखना कि हर एक लाइट रे में एरो बनाना भी कंपलसरी है, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। हर डायग्राम में, मैंने तो जितने भी डायग्राम बनाए हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, उसमें हर जगह पे एरो बनाया है। तो एरो इज मस्ट, विदाउट एरो नो मार्क्स, ध्यान रखना।
एरो गया, मार्क गया। तो अब लाइट रे ऑब्वियसली एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। अच्छा, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, तो ये मैं लिख देता हूँ। ये है एयर और ये क्या है, ये है ग्लास। ओके, तो एयर से ग्लास में लाइट रे जा रही है, तो ऑब्वियसली इट विल बेंड, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। स्पीड कम हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, है ना। तो ये क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब दूसरी सरफेस पे उसने स्ट्राइक किया, बाहर तो निकलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि मीडियम बदल रहा है फिर से, ग्लास से एयर, तो ग्लास से एयर सीधा सीधा तो निकलेगी नहीं, फिर से वो रिफ्रैक्ट होगी, है ना। तो हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल आर के इक्वल। ध्यान से देखें तो ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल दोनों क्या हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो वो इक्वल होते हैं। यानी बिना कुछ कहे ये वैल्यू हो गई एंगल आर, है ना। अब लाइट रे यहाँ ग्लास से एयर में बाहर निकली, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंगल बना एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर से देखो, मैंने यहाँ पे एरो बना दिया, ध्यान रखना। तो एंगल बना एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाउ दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल आई। बताइए कैसे, एनी आइडिया? देखो मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, अगर इंसिडेंस एंगल आई है और रिफ्रैक्शन एंगल आर है, तो वापस जाते समय इफ द इंसिडेंस इज आर, तो रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, आई। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो आई के रिस्पेक्ट में आर बना, और ग्लास से एयर में जाएंगे तो आर के रिस्पेक्ट में आई बनेगा। यानी ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसी वजह से ये वाला जो पाथ आया है ये इंसिडेंट पाथ के पैरेलल आ गया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को, भाई लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, इधर जा रही थी इस वाली पाथ से, जा तो अभी भी वो उसी डायरेक्शन में रही है, लेकिन पाथ लेटरली डिस्प्लेस हो गया। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, सो वी कैन डिफाइन लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन दिस मैनर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स वाई, है ना। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड पाथ ऑफ इमर्जेंट रे। when, ये कंडीशन लगा दी हमने, when light ray passes through rectangular glass block। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखते हैं few factors affecting lateral displacement। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक। मोर इज द थिकनेस ऑफ ब्लॉक, मोर इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। कैसे? देखो, ये हमारा ग्लास ब्लॉक है अगर रेक्टेंगुलर, ठीक है, और इंसिडेंट लाइट रे कुछ ऐसे आई, हमने ये इंसिडेंट पाथ को आगे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से लाइट रे बेंड हुई, और बेंड होने के बाद जब वो वापस रिफ्रैक्ट होगी तो वो जाएगी कुछ ऐसे, पैरेलल टू द इंसिडेंट पाथ। तो ये इतनी डिस्टेंस आई हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। अब अगर हम इस ब्लॉक को पतला कर दें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहीं से हो जाएगा, इस पॉइंट से हो जाएगा, इस पॉइंट से होगा तो ये ऐसे जाएगी। यानी जो अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ जो है वो कम हो गई। यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा था, यानी लाइट रे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई थी, अब लाइट रे यहाँ से यहीं तक डिस्प्लेस हो रही है। वो कब हो रही है? जब हमने इस ब्लॉक को पतला कर दिया, तो यहीं से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि इमर्जेंस यहीं से हो गया, लाइट रे यहीं से बाहर निकल आएगी, तो वो
कम डिस्प्लेस कर पाएगी। इसका मतलब है कि मोर इज़ द थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक, मोर इज़ डिस्प्लेसमेंट। अगर थिकनेस कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। ओके, इसको ध्यान रखना। दूसरा एंगल है, दूसरा फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मोर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको मैं कैसे समझाऊं? देखो ऐसे, यहाँ पर कुछ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कुछ तो है, हाँ कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? अगर वो नॉर्मली स्ट्राइक करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो लाइट रे कैसे जाएगी? सीधे जाएगी। कुछ डिस्प्लेस हुई क्या? सीधे निकल गई, है ना, नो डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हुआ, डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। 0 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि if angle of incidence is more, lateral displacement is more. More is the angle of incidence, more is lateral displacement. Refractive index, ये ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेंस होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब वो ज़्यादा बेंड करेगा लाइट रेज को। ज़्यादा बेंड करेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाएगा। भाई कैसे? अभी ये हमारा ऐसा कोई ग्लास पीस हमने ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो लाइट रे आई ऐसे ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके इक्वली बना, लेकिन रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हुआ? वो और छोटा हो गया, है ना, और छोटा हो गया। तो लाइट रे जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बड़ा हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो और ज़्यादा बेंड हो गई थी और ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो गई थी, तो इस वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम है क्योंकि बेंडिंग कम हुई है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मोर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज़ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आ जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑब्वियस है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ कम होगी, यानी वेवलेंथ लेस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इसका ध्यान रखिएगा कि सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट और वेवलेंथ भी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ओके, सो मोर इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए। ओके बच्चों, ये आज के लिए लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, है ना। तो ये देखो बताया जा रहा है मल्टीपल इमेज इन थिक मिरर। मिरर तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, वहाँ पे एक सिंपल सी लाइन बना के आप लोग नीचे इस तरह से सिल्वर पॉलिश कर दे रहे थे, तो ये आपका मिरर बन जा रहा था और रिफ्लेक्शन हो जा रहा था कुछ ऐसे। अभी क्या है कि हमारा मिरर थोड़ा सा थिक हो गया है, ये मिरर हो गया हमारा। तो इसमें 2 सरफेस हो गई, एक हो गई AB सरफेस जिस पे हमने सिल्वर पॉलिश करी है, और एक सरफेस हो गई CD। ऑब्वियसली इसके अंदर तो हम सिल्वर पॉलिश कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये ग्लास के अंदर का पोर्शन है। तो CD एक सरफेस है और AB ग्लास पीस के नीचे हमने सिल्वर पॉलिश कर रखी हुई है। अब देखो ध्यान दो, क्या हुआ कि इस मिरर के सामने यहाँ पे रखी हुई है एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की इमेजेस कई सारी बनती जा रही हैं, 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, और अभी भी आगे बन सकती हैं, है ना। 3 इमेज हमने बनाई हैं। अब देखो कैसे बन रही हैं।
तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको 9th क्लास में बताया था कि आपको मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहली रे ड्रॉ करी जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है। तो परपेंडिकुलर आती हुई लाइट रे CD सरफेस से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो CD सरफेस से सीधा अंदर चलती हुई चली जाएगी और फिर चूंकि ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस है तो इस पॉलिश्ड सरफेस से ये वापस रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे चली जाएगी। तो यही हो गया इंसिडेंट पाथ और यही हो गया रिफ्लेक्टेड पाथ। तो इस रिफ्लेक्टेड पाथ को हमने डॉटेड करके पीछे एक्सटेंड कर दिया है। ध्यान रखिएगा, जो वर्चुअल पोर्शन है वो हमेशा डॉटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मिरर के पीछे का जो पार्ट है वो हमने डॉटेड दिखाया है, ठीक है। ये तो पहली रे की बात हुई। अभी एक रे और रिक्वायर्ड है, तो हमने क्या किया, OL एक रे हमने स्ट्राइक कराई किसी और एंगल पे। अब ध्यान आ रहा होगा आपको कि किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे अगर लाइट रे स्ट्राइक करती है तो वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन, जो कि LX आप देख रहे होंगे, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है। और दूसरा हो रहा है रिफ्रैक्शन, जो कि LM आप देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर पार्शियल जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो गई है यहाँ से। ध्यान रखिएगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, लेकिन चूंकि रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे का जो पाथ है उसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो वो इस वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे के साथ कहीं ना कहीं ज्वाइन होती है, यानी ये एक इमेज फॉर्म कर देगी इस पॉइंट पे, इमेज नंबर 1। अब चूंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है तो ये इमेज बहुत ब्लर होगी, शार्प इमेज नहीं होगी। आगे देखते हैं, ये जो LM लाइट रे है, ये पहली बार, यानी जो लाइट रे यहाँ से चली थी वो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई तो छोटा सा रिफ्लेक्शन है, बहुत कम इंटेंसिटी का। आगे बढ़ी तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का हुआ, है ना, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि ये सिल्वर्ड सरफेस से हो रहा है। तो दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्शन विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन जब आगे बढ़ेगा तो फिर से इस पॉइंट पे थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होगी और बाकी की लाइट रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्टेड लाइट रे को हम जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेगी इमेज नंबर 2। सिंस दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, तो ये इमेज ब्राइटेस्ट इमेज होगी, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ था उस रिफ्लेक्शन से फिर यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हुई और फिर से सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई। तो ये वाली लाइट रे जब वापस जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो इसका पाथ हम पीछे मिलाएंगे तो हमें इमेज नंबर 3 मिलेगी। इमेज नंबर 3 फिर से ब्लर इमेज होगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ये वाली आगे चली गई थी, NY जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी थी, जिसकी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी इमेज यहाँ पर I2 बन चुकी है। ओके, तो ये फिर से ब्लर होगी। तो आगे की जितनी भी इमेजेस बनती जाएंगी इसी तरीके से, वो सब ब्लर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा ब्राइट इमेज कौन सी हुई, I2। ओके, तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड इमेज I2 इज ब्राइटेस्ट इमेज। क्यों? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में।